वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में दो महत्वपूर्ण आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में विस्तार से समझेंगे कि आंदोलन की शुरुआत क्या होती है, उद्देश्य क्या होता है, इसका अंत कैसे होता है और परिणाम क्या निकलते हैं। तो एक एक बिंदु को विस्तार से समझेंगे जहां से पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, अगर आप यूपीपीसीएस या फिर आरओ जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए, खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 से 1922 के दौरान अंग्रेजों का दो जन आंदोलन, कौन सा है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के माध्यम से विरोध किया गया। तो ये दोनों आंदोलन जो थे, खिलाफत और असहयोग, इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का विरोध करना। हालांकि दोनों आंदोलन अलग अलग मुद्दों से उभरे, किंतु उन्होंने एक सामान्य कार्यक्रम को अपनाया जो अहिंसक और गैर पक्षपाती थे। देखिए, दोनों आंदोलन, खिलाफत और साथ ही साथ असहयोग आंदोलन, ये अहिंसक आंदोलन थे, मतलब इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया या हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया गया। खिलाफत का मुद्दा प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति से जुड़ा नहीं था, लेकिन आंदोलन को तत्काल पृष्ठभूमि प्रदान की और अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक अतिरिक्त लाभ दिया। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो ये राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ खड़े हुए अंग्रेजों के विरुद्ध। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इसके बारे में। देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत समिति, महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन अपनी अध्यक्षता में किया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति। इस अधिवेशन का की अध्यक्षता किसने किया था, महात्मा गांधी ने, और 1919 में। अच्छा, यहाँ पर अखिल शब्द है तो इससे जुड़ा एक पॉइंट और भी आप याद रखिएगा। जैसे आपने अखिल भारतीय सेवा ये नाम सुना होगा। जो अखिल भारतीय सेवा होता है, इसमें 3 नौकरियां आती अभी वर्तमान में, IAS, IPS और IFS, ये याद रखना, अखिल भारतीय सेवा। ये जो IAS है ना, इसी को पहले ICS कहा जाता था और IPS को पहले IP कहा जाता था, और जो IFS है इसे 1966 में जोड़ा गया था। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे। खिलाफत कमेटी की बात करें तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। देखिए, खिलाफत कमेटी जो बनी थी इसमें मूल रूप से कौन कौन थे, शौकत अली थे, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद और इसके बाद हसरत मोहानी इत्यादि थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। तो ये पॉइंट स्पष्ट हो गया कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली। 23 नवंबर 1919 दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाली खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। यही चीज़ हम लोगों ने ऊपर भी देखा है। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को एक अधिक बढ़ावा मिला। जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है इसमें भी इसे बढ़ावा मिलता है। अब हाकिम अजमल खां, इनका नाम क्यों प्रसिद्ध है, इन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 में इसे प्रदान किया गया था। देखिए, ये भी विरोध जताने का एक अच्छा तरीका था कि जो पदवियां हुआ करती थी उसे त्याग दिया जाता था। जैसे आपने पीछे देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्याग दी थी। कमेंट करके बताइएगा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे अध्यक्ष थे खिलाफत आंदोलन के, तब उन्होंने क्या कहा, देश की स्वतंत्रता को आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को बीच में न लाने की सलाह दी थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, गांधी जी को बताया कि भाई राजनीति को में धर्म का समावेश नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। मोहम्मद अली जिन्ना कहा करते थे कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले नाम आपने सुना होगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना वही कहते थे। आगे यहाँ पर देखिए, खिलाफत आंदोलन में प्रमुख
में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी मोहम्मद अली जिन्ना थे, शौकत अली थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, हकीम खान, ये हम लोगों ने पीछे भी देखा है कि ये लोग शामिल थे, मतलब सहयोग करेंगे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। देखिए, खिलाफत आंदोलन में जब कांग्रेस शामिल हो रहा था तो मदन मोहन मालवीय इन्होंने विरोध किया था। भारतीय अखिल खिलाफत कमेटी, सितंबर 1919 में इसका गठन किया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना था। अतः इस आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आने लगा। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। तो ये जो खिलाफत आंदोलन था ये एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी सामने आया। 4 अप्रैल 1919 दिल्ली की जामा मस्जिद में के प्रवचन से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था। देखिए, इस आंदोलन का प्रभाव ये होता है कि हिंदू मुस्लिम प्रबल तरीके से एक हो जाते हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। तो जो असहयोग आंदोलन है व्यापक स्तर पर सफल हुआ था। इसमें सभी भारतीय क्रांतिकारी एक हो गए थे। आगे दिया है 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना बनाई गई थी। मतलब असहयोग आंदोलन में ये प्लान किया गया कि मूल रूप से क्या किया जाएगा, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाएगा। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया था। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें समझना चाहिए। जैसे देखिए, सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। जब इन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो चित्तरंजन दास ने क्या किया, इनका विरोध किया था। आगे दिया है दिसंबर 1920 नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई थी और इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। देखिए, जिन्होंने पहले विरोध किया बाद में इन्होंने ही प्रस्तावित किया। केसरी हिंद की बात करें तो जिस समय गांधी जी भारत आए थे, 1915 की बात है, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए भारत सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। तो केसर-ए-हिंद ये उपाधि किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। अंग्रेजों ने दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने ये वापस कर दिया था। राय बहादुर की बात करें तो उस आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। तो राय बहादुर की उपाधि किसको दिया गया था? जमनालाल बजाज को। 1 अगस्त 1920 बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह उसका परिणाम नहीं देख सके। देखिए, इन्होंने समर्थन किया था, लेकिन क्या होता है कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली भारतीय राष्ट्रीय जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति है कि दिल्ली में यहाँ पर देखिएगा बैठक हुई थी। ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दिया गया जिससे कानून का उल्लंघन होता था। मतलब आप विद्रोह कीजिए, विरोध कीजिए, लेकिन कानूनन सही होना चाहिए। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया तो डॉक्टर मुंजे इन्होंने क्या किया? गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए थे। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने की अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी कहा था। जो विदेशी वस्त्र जब इनको जलाया गया तो रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि ये बुद्धिमानी नहीं है और इसमें बर्बादी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे कि आज BHU कहते हैं, पूरी दुनिया में फेमस है, अब
और 1919 से 38 तक इसके कुलपति भी रहे थे। काशी विद्यापीठ बनारस 1920 में स्थापित है। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 में स्थापित हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ ये 1920 में स्थापित है। बाद में से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो पहले ये कहाँ स्थापित हुए? अलीगढ़, बाद में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वकालत का त्याग, असहयोग आंदोलन के दौरान C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने अपनी वकालत छोड़ दिया था। देखिए, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी के कारण असहयोग आंदोलन वापस किया गया था। तो देखते हैं क्या होता है। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश सरकार में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। हुआ क्या था कि जो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी थे या प्रदर्शनकारी कह लीजिए, वो अंग्रेजों के एक समूह से भिड़ जाते। जवाबी कार्यवाही में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे वहां के सभी कर्मचारी मारे गए। आगे क्या होता है देखिए, इसी घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। महात्मा गांधी जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता रही थी। देखिए, जो अभियुक्त इसमें बने थे उनका मुकदमा लड़ा था मदन मोहन मालवीय ने और उसे वो बचा ले जाते। परिणाम की बात करें, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, इस घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। बहुत से लोगों को गांधी जी का निर्णय उचित नहीं लगा, विशेषकर क्रांतिकारियों ने इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष विद्रोह किया। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में प्रेम कृष्ण खन्ना व उनके साथियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांधी जी का विरोध किया था। ये जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था इसी का। अब यहाँ पर बताया गया कि असहयोग आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्ति, पेपर में अक्सर प्रश्न आ जाता है कि इसमें से कौन जुड़ा था कौन नहीं जुड़ा था। तो आप देख सकते हो कुछ प्रमुख नाम, जैसे महात्मा गांधी, इन्होंने स्टार्ट ही किया था। C.R. दास, जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद J.M. सेनगुप्ता, बसंती देवी, वीरेंद्रनाथ सैमुअल, जितेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल तेजावत, अलूरी सीताराम राजू। तो ये सब जो नाम है ना, आप इसे देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं, आप एक दो बार ना पढ़ेंगे तो थोड़ा दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर जब वहाँ पर ऑप्शन आएगा तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि 1 लाइनर के फॉर्मेट में दिया गया, तो इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे और स्वराज पार्टी के बारे में भी समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए